भी नहीं, रिश्तेदारों में भी नहीं। और परिस्थितियाँ तो सामने बहुत कठिन थी, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते संघर्ष करते करते वो सब। सर, जब वो संघर्ष वाला दौर था और आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर था परिवार, अपने माँ बाप को आप देखते थे, और मैंने पढ़ा कि आपके जो भाई हैं आज भी उनकी गांव में दुकान है, मैंने पढ़ा। तो क्या उस समय क्या लगता था कि अपने माँ बाप के लिए क्या करूं, और तब क्या सोचते थे कि क्या बनूंगा, क्या करूंगा, इस तरह के क्या आते थे थॉट्स दिमाग में? हाँ, मन में तो ये रहता था कि हमें एक समाज सेवा के क्षेत्र में जाना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। लेकिन कष्ट इस बात का रहा कि जब हम कहीं मुकाम पर पहुँचे, उस समय माता पिता दोनों नहीं रहे, तो इस बात का आज भी हमें कष्ट होता है। सर, आपने समाज सेवा करने के लिए आप आरएसएस के साथ जुड़े, स्वयंसेवक के रूप में आपने काफ़ी काम भी किया, फिर राजनीति की तरफ कैसे मुड़ गए? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में जब हम लोगों के साथ जाते थे और उनके साथ कोशिश रहती थी कि उनके हम कहीं मदद में कामयाब हों, मदद करें उनकी, उस समय परिस्थितियां ये आती थी कि लोगों के साथ जैसे जैसे जुड़ाव बना, तो फिर लोगों की समस्याएं, लोगों की परिस्थितियां हमें जब सामने आने लगी, तब हमें महसूस हुआ कि हमें राजनीतिक क्षेत्र की राजनीति की एक ताकत की ज़रूरत है लोगों की मदद के लिए। फिर ये मन में आया कि नहीं, उधर जाना चाहिए, और क्योंकि लोगों की अगर मदद करनी है तो राजनीतिक क्षेत्र एक ज़रूरी भी है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में आना हो गया। और फिर सबसे बड़ी संसाधनों के अभाव में भी पूरे प्रदेश में हमने संगठन में काम किया, पूरे प्रदेश में। और 2017 में फिर सरकार बनी तो उसके बाद फिर हमें हिमाचल चुनाव में भेज दिया, गुजरात चुनाव में भेज दिया, हरियाणा के चुनाव में भेजा, दिल्ली के चुनाव में भेजा गया, कई राज्यों में चुनाव में भेजा गया। और उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर के, फर्स्ट फेज से लेकर के लास्ट चरण तक चुनाव में जाना होता है जी, जहाँ जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देती है। पर हाँ, पार्टी के प्रति समर्पित भाव रहा है और निष्ठापूर्वक काम किया है। जहाँ जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी, पूरे समर्पित भाव से वो जिम्मेदारी निभाई जी। सर, 2019 में जब आपको माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तब भी आप बेहद चर्चा में आए, कुछ अलग तरह के डिजाइनर दिए। ये मेरे मन में रहता है, कुछ अलग नया हटके करने के मन में भाव रहता है। माटी कला में जब बने तो हमें लगा कि क्या मिला है हमें, लेकिन जब हमने उसमें प्रवेश किया और जाना समझ में आया, फिर हमने रिसर्च किया तो पाया कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने से ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट की तमाम बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हम बचे जा सकते हैं। पर अध्ययन के बाद में फिर लोगों तक उसके पहुंचाने का प्रयास किया और वो पहुंचाया भी। उसी समय कोरोना कालखंड भी था, लेकिन फिर भी हमने चिंता नहीं की और उसको आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया कि इसका उपयोग करने से हमें ये लाभ है, और लोगों ने उसका लाभ लिया भी, ध्यान में भी आया लोगों के। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो चीज़ समझ में आए, जो चीज़ जाने हम, वो आम जनता तक पहुँचे और वो जनता उसका लाभ ले। ये प्रयास रहा, उसका परिणाम रहा कि फिर हमें पार्टी ने एमएलसी बना दिया, फिर पिछली सरकार में मंत्री बना दिया, इस सरकार में फिर मंत्री बना दिया। तो सर, जब आप कारागार मंत्री थे तब भी आपने कई रिफॉर्म्स किए, कुछ नए काम शुरू किए। सर, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। पहले मैं जेल विभाग मिलने से पहले कभी भी मैं किसी से मिलने भी जेल में नहीं गया, तो जेल का बिल्कुल अनुभव नहीं था। पहली बार में जब मैं जेल में गया तो जून का शायद महीना था, अप्रैल का लास्ट या जून का महीना था, और शाम का समय था, सूर्य छिप चुके थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। महिलाओं की बैरक में जब मैं गया, उनसे मैं जानकारी कर रहा था कि आप किस केस में हैं, किस केस में आई हैं। वहीं एक महिला के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, कच्छा बनियान शरीर पे थे और कोई कपड़ा नहीं था। मैं जैसे उन महिला के पास पहुंचा, उसने कहा कि बेटे नमस्ते करो। लड़के ने नमस्ते की, हाथ जोड़े और पैर छू लिए। उस समय मैं बड़ा भावुक हुआ कि इस बच्चे का क्या दोष है जी, कि ये जेल में है, जेल में जो खाना है वही खाएगा, जेल ज़मीन पे सोना होगा, कैसे इस बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होगा। दूसरी घटना एक हमने देखी, BVIP गेस्ट हाउस पे मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था, रेड लाइट थी, मेरी गाड़ी के आगे एक महिला बंदियों की गाड़ी रुकी और उसमें मैंने देखा एक 6-7 साल की बच्ची बीच में जो गाड़ी में जाली होती है, उस जाली पर हाथ रख करके जहाँ कर रही थी बाहर,
तो मैंने सोचा कि देखिए ये बच्ची जेल से 4 दीवार से बाहर निकली है तो भी बाहर की दुनिया एक पिंजरे में बंद कैद और बाहर की दुनिया जाली से झांक कर देख रही है। बड़ा कष्ट हुआ मन में और मैंने दूसरे दिन सूची मंगाई पूरे उत्तर प्रदेश से कितने बच्चे हैं जेलों में। उस समय शायद 400-450 करीब बच्चे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की और मुख्यमंत्री जी ने कहा आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो। तो पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से बात की, हमने भी बात की और जब जेल विभाग हमसे छूटा उस समय लगभग 60 जेलों में टीचर नियुक्त थे उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जी। बहुत बड़ी एक संख्या हमें देखने को मिली। 1000 रुपये, 500 रुपये मान लो सज़ा मिली है जी और साथ साथ में जुर्माना है। अब 500-1000 रुपये जुर्माना, सज़ा पूरी हो गई, जुर्माना जमा नहीं कर पा रहे, कितने गरीब लोग होंगे, फिर उसमें सज़ा काट रही। ऐसे हमने करीब 350 कैदी हमने छोड़े। उसमें वो सूचना प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री तक उन्होंने हमें बुलाया, फिर वो उस पर चर्चा हुई जी। मुझे खुशी इस बात की है कि जब प्रधानमंत्री से चर्चा हुई तो उन्होंने पूरे देश के ऐसे कैदियों के लिए 3000 करोड़ का बजट कर दिया और एक स्टेट लेवल की कमेटी, एक जिला लेवल की कमेटी वो रिकमेंड करेगी और केंद्र सरकार उनका पैसा जमा करेगी और पूरे देश में वो काम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, पूरे देश में लागू हो गया। इस बात का मुझे खुशी हुई, लाखों कैदियों को इसका फायदा मिला जी। सर आपने बताया कि आपके माता पिता जब संघर्ष वाला दौर था तो आप देखते थे और सोचते थे बहुत कुछ करूंगा, लेकिन जब आप इस जगह पर पहुंचे वो नहीं रहे आपके साथ। अभी की बात की जाए या पिछले कुछ समय की तो माँ बाप तो नहीं रहे, पर कौन आपके करीबी लोग, परिवार की बात की जाए जिनसे आप अपनी बातें शेयर करते हैं, जिनके साथ आप अपनी सुख दुख की जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं, किसकी आप करीब हैं अगर अभी की बात करें? देखिए हमारे बुजुर्गों में अगर देखा जाए तो हमारे मामा जी थे जी। बड़ी खुशी हुई उन्हें और एक दिन तो वो रोने लगे, बोले कि इस क्षण को देखने के लिए मेरे बहन बहनों को होना चाहिए था, वो नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मुझे संतुष्टि है। और भी हमारे साथ के जो लड़के पढ़ने वाले थे उनको सबको खुशी होती है। पूरा गांव ये कहता है कि कभी उम्मीद नहीं थी कि इस परिवार से निकल करके कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है। पूरा गांव ताज्जुब करता है इस बात को लेकर के। लेकिन हाँ, चर्चा सब करते हैं, हमारे जो है कठिन परिश्रम की चर्चा सब करते हैं कि आपने बहुत परिश्रम किया है, मेहनत की है, उसके आधार पे आप वहाँ तक पहुँचे हैं, ये चर्चा सब करते हैं। सर आपके बच्चे भी, ये बेटे बेटियाँ दोनों ही हैं, बच्चे आपके किस रूप को पसंद करते हैं एक राजनेता के तौर पर? आपके किन गुणों को कह सकते हैं कि आइडियल मानते हैं और किस तरीके से बच्चों का क्या रहता है राजनीति में आने की? सबसे बड़ा बच्चे हमारा जो मन में सेवा का जो भाव है जी, वो हमारे बच्चों को ही पसंद आता है। बड़े लड़के ने हमारी भावना के अनुसार हमसे छूट दे दी थी। बड़ा लड़का इंडियन नेवी में हमारा जी, उसने छूट दे दी थी कि पापा जी आप जो करना है करिए, घर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं संभालूंगा। उसने घर की जिम्मेदारी संभाली और हमें छूट दे दी। उसी का आधार है कि हम यहाँ आज बैठे हैं। तो बच्चों में भी सेवा का भाव हमारे सभी में है। सभी बच्चे हमारे भक्ति भाव वाले हैं और कोई भी बच्चा सुपारी तक नहीं खाता आज के समय में भी। तो ये बहुत अच्छा वो है। मैं मानता हूँ कि ये सब जो मानव सेवा का भाव जो मन में है उसका परिणाम मानता हूँ। सर बच्चे, कोई भी बच्चे आपके जैसे 4 बेटे 2 बेटियां, क्या वो भी राजनीति में उनमें से कोई आने का सोचते हैं आगे चलकर? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं। हाँ, और एक लड़का हमारा दिनेश है, वो हमारे पीछे, जैसे हम आगरा नहीं रहते घर पे, तो पब्लिक जो आती है पूरा आधा उत्तर प्रदेश लगभग आगरा आता है, जब हम जाते हैं तब भी आता है। तो वो डील करता है, लोगों की मदद करता है। तो थोड़ा हमें भी खुशी होती है कि हम न रहने पे भी लोगों की मदद होती है। सर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आप हर बार कुछ नया करते हैं, कई रिफॉर्म्स करते हैं जहाँ कहीं भी रहते हैं। अभी होमगार्ड डिपार्टमेंट आपके पास है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कर रहे हैं उससे लेकर? में भी हमने अमूल चूल पर्वत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में हमने बहुत काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार तो उनको होमगार्डों का वेतन भत्ता बढ़ाया है अपने कार्यकाल में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतर जनपदीय भत्ता जो 30 रुपये मिलता था उसे बढ़ा करके 120 रुपये किया है। सबसे बड़ी बात है होमगार्डों को पूरे महीने ड्यूटी मिलती है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और सबसे बड़ा ये था कि एक बार मन में हमारे में आया कि जब होमगार्ड हमारा कहीं भी कोई दुर्घटना होती है और वो इस दुनिया में नहीं रहता, उस समय हमारे होमगार्ड को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, वो मिलती थी। हमने जो है बैंकों से बात की, 4-5 बैंकों से हमने बात की। उसमें चर्चा के बाद में बैंक के तैयार हुई। फिर केवल होमगार्ड को अपना खाता खोलना और पैसा निकालना, यूज करना है। अगर वो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वही बैंक पैसा इस्तेमाल करना, जमा करना और निकालना। 30 लाख रुपए अगर एक्सीडेंटल कोई घटना होती है, उस समय दुनिया में होमगार्ड हमारा नहीं रहता तो बैंक 30 लाख रुपए दीजिए, और वही कार्ड का अगर इस्तेमाल करता है तो वही 5 लाख और बढ़ जाते हैं। इस तरह से हमने जो है उनसे टाई अप किया, और टाई अप करने के बाद में अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो 30-35 लाख रुपए बैंक देती है, 5 लाख रुपए सरकार। 40 लाख रुपए जब घर में पहुंचते हैं, हमें भी आत्म संतुष्टि होती है कि उस परिवार के बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा, बच्ची अगर होंगी शादी हो जाएगी। लेकिन हमने सबसे जोर दिया इस बात पे, जितने भी हमने दिए जी। तो उस समय कुछ समय पहले का रिकॉर्ड है, 600 से ज़्यादा हमने ऐसे लोगों को दिए हैं। अभी चुनाव में ऐसे कई हमारे होमगार्ड के जवान इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवारों को भी हमने दिया है। तो मैं उनके परिवारों से विशेष जोर इस बात पे देता हूँ कि आप खर्चा जैसे चल रहे हैं चलाइए, लेकिन इस पैसे से ज़मीन खरीद लीजिए जिससे आपके बच्चों के आजीवन काम आएगी। सर, अभी होमगार्ड भर्ती अभी होने जा रही है और पहली बार रिटन एग्जाम भी होंगे, लेकिन अभी देखिए पिछले कई दिनों से हम पेपर लीक के मामले सुन रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी है अभी जो एग्जाम होने वाले हैं? हम बहुत तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था भर्ती के लिए, नियमावली हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग समय ले रहे हैं जी। समय ले रहे हैं, और हमारी इच्छा है कि पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती हो, कहीं कोई भी किसी तरह के वाद विवाद न हो जी। और जो बच्चे होनहार हों वो बच्चे उनका सिलेक्शन हो और वो हमारे होमगार्ड विभाग में आए। ये पूरी तैयारी के साथ हम कर रहे हैं, और इसमें आगे जब भी होगी हम पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करेंगे। दूसरा, होमगार्ड में एक बहुत बड़ा काम और ये हुआ था कि होमगार्ड की जब ट्रेनिंग होती थी, बेसिक ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें 2 से 60 रुपये हमारे होमगार्ड के कभी भी मिलते थे। होमगार्ड को दोबारा अगर किसी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था तो वहाँ 800 रुपये छोड़ करके 260 रुपये में नहीं आता था, 160 रुपये खाने कट जाते थे। वो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके ट्रेनिंग भत्ता भी दैनिक भत्ते के बराबर हमने करा दिया उनका जी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी इस होमगार्ड विभाग में भी हुई है। निरंतर हम प्रयास करते हैं कि होमगार्ड विभाग भी, जो भी विभाग हो हमारे पास, वो विभाग को हम आगे ले जाएं, चर्चा का विषय बने। और सबसे बड़ी बात है, होमगार्ड विभाग में को हमने समाज सेवा से भी जोड़ा। जैसे चौराहे पे खड़े हैं, कोई वृद्ध महिला पुरुष या कोई बच्चा रोड क्रॉस करना है और खड़ा है इंतजार में, तो आप उसे रोड क्रॉस करा दीजिए। तहसील पे गया है, कोई थाने में गया है, कोई वृद्ध है, महिला है, अकेली नहीं मिल पा रही अधिकारियों से, तो आप उसे मिलवा दीजिए। तो साथ साथ में समाज सेवा का भी भाव लेकर के काम करिए। तो इसका एक बहुत बड़ा समाज में एक मैसेज भी गया है। बिल्कुल। सर, हमारे न्यूज़ रूम में कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते सर, जब आप इससे पहले कारागार मंत्री थे तो आपके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था कि ये कारागार मंत्री नहीं सुधार मंत्री है, और कई बार ऐसा हुआ कि आप यहाँ हमारे चैनल में भी आए, इस पर हमने घंटों चर्चा की। अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे हाल ही में, नतीजे आए, यूपी में नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे, तो इसको लेकर भी आपके मन में कोई विजन होगा कि क्या ऐसा राज यहाँ पे चूक रह गई है जिसके ऊपर सुधार करना चाहिए? अभी देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि विपक्ष ने संविधान और आरक्षण का विषय जनता के बीच में जो लेके गए, हम सही रूप से जनता के बीच में मैं कह सकता हूँ कि हम विपक्ष के उसको जवाब हम सही तरह से लोगों के दिमाग में बिठा नहीं पाए, वो कारण रहा। और लेकिन जनता अब जान चुकी है। सबसे पहले अगर हम आरक्षण की विषय की बात करें तो कांग्रेस के समय में जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उस समय ज़्यादा छेड़छाड़ हुई थी संविधान में, और हमारे कार्यकाल में तो
ऐसा हमारे बीजेपी की जब जब सरकार रही है, इतिहास उठा करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ और बदलाव संविधान में हुए तो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। लेकिन ये हम लोग जो है जनता के बीच में बैठा नहीं पाए, तो एक ये मेन कारण रहा। तो क्या माना जाए कि 10 सीटों पे जो विधानसभा का उपचुनाव होने हैं उस पे क्या नतीजे रहेंगे? हमारी पूरी तैयारी है और संगठन और सरकार मिलकर के हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 10 विधानसभा के उपचुनाव में जाने वाले हैं, पूरी हमारी तैयारी है। और विपक्ष के पूरे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे पास जनता में बताने के लिए इतने कार्य हैं केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के। अगर हम सही रूप से जनता के बीच में अगर उनको रख देंगे तो मेरा अपना मानना है कि हम पूरे उपचुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा। सर, सुल्तानपुर में एक अपराधी के एनकाउंटर को लेकर यूपी में जातिगत को लेकर सियासत भड़की है। अभी अखिलेश यादव जिस जाति को लेकर सवाल उठा रहे थे, सरकार ने उसका आंकड़ा भी जारी किया और वो मतलब 3-4 जातियों के बाद आती है, उसके आंकड़े मतलब साफ है कि कम है। तो क्या लगता है, लोकसभा के चुनाव में भी जाति का मुद्दा काफी उठा था और उपचुनाव से पहले भी अभी उठा है, तो ये कब तक खींचेगा और इसका असर चुनाव के लिए लेकर कितना पड़ेगा? देखिए, विपक्ष में कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल को अगर याद करें तो उनके कार्यकाल में इस तरह की चर्चाएं नहीं, कार्य भी हुए हैं कि एक ही जाति विशेष के लोगों को सर्विस में लेना और उनका समर्थन करना, भर्ती करना। इस समय हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, पूरे पारदर्शी तरीके से सारे कार्य हो रहे हैं, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। जो अपराधी है, अब जो एनकाउंटर जिसका हुआ है वो इस लूट की घटना में संलिप्त था, सबको पता है। अब पुलिस से अपनी कार्रवाई कर रही है तो उनको जाति धर्म दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपराधी है, पुलिस अपने हिसाब से उसे अपना काम करती है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि 17 के बाद में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम हुई है। अब किसी माफिया की हिम्मत नहीं है प्लॉटों पर जाके कब्जा कर ले। वहाँ आगरा में एक 100 फुटा रोड है, तमाम बाहर के लोगों ने ज़मीनें खरीद के डाली थी, इन्हीं अखिलेश की सरकार में उन पर तमाम ने कब्जा कर लिया। लोग छोड़ के भाग गए, 10-10, 15-15 राइफल वाले पड़े रहते थे, हिम्मत नहीं होती थी कि हम जाके वो ज़मीन देख भी लें। तो अपने कार्यकाल को याद करें जब माफियाओं का संरक्षण था उनकी, और माफियाओं को चरम पे माफियागिरी उत्तर प्रदेश में थी। आज तो माफिया भाग रहे हैं और माफिया को पता है कि हमारा हश्र क्या होगा अगर हम कोई घटना करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। सर, मेरा सवाल यह है कि सर जेल में जो महिलाएं बच्चे सर बंदी हैं, सर उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था है? जो सर महिलाएं जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए सर क्या विशेष व्यवस्था रहती है? और सर मेरा दूसरा सवाल ये है सर, जाति जनगणना सर क्या देश हित के लिए सही रहेगा या फिर सर इससे सिर्फ विपक्षी दल अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? सर, जेल के विषय पे अगर मैं चर्चा करूं तो जेल में जो नौजवान बच्चे थे, हमें पता था कि जेल में आने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो कोई उन्हें काम नहीं देगा जेल का एक बार, क्योंकि जेल में जब चर्चा होती है कि जेल में रह के आए तो कोई काम नहीं देता। तो उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को हमने कौशल विकास एमई से जोड़ा था और सभी नौजवान बच्चों को हमने ट्रेनिंग कराई थी कि जाकर काम सीखेंगे तो बाहर काम करेंगे तो फिर कोई किसी काम मांगने नहीं जाना पड़ेगा। एक ये, और महिलाओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था, और अगर बच्चा कोई गर्भवती महिला है और वहाँ बच्चे का जन्म होता है तो वो व्यवस्था हमने की थी कि नामकरण भी जेल प्रशासन कराएगा। और तमाम बच्चे ऐसे हुए जिनका नामकरण भी वहीं जेल में व्यवस्थाएं हुई, तो पूरी व्यवस्थाएं हमने वहाँ करके दी। एक जेल ही नहीं, उनके कैदियों के साथ हमने मानवीय व्यवहार भी किया कि ये इंसान है, गलती हुई है, उसका परिणाम है कि जेल में है, गलती है तो उसके सज़ा काट रहे, लेकिन है इंसान, तो उनको सुधरने का भी अवसर होना चाहिए। उसी दृष्टि से हमने काम किया। रही बात जाति वाली, जाति में कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की बैसाखी से कांग्रेस की सरकार के केंद्र में, उस समय उन्होंने कोई विषय नहीं उठाया। लगातार सपा कांग्रेस की और गठबंधन की सरकारें रही हैं, लेकिन ये चुनाव की दृष्टि से विषय लाया गया है। अगर वास्तविक जातियों के मन में भावना होती कि हम जातियों की जनगणना तो उस समय कार्यकाल में करानी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी केंद्र में सरकार में भागीदार रहे हैं और करा लेनी चाहिए थी। सर, आप होमगार्ड विभाग में मंत्री हैं, होमगार्ड विभाग में कई सालों से भर्ती नहीं आई है,
कई पद रिक्त हो चुके हैं, कई लोग जा भी चुके हैं, रिटायर भी हो रहे हैं। तो सर इस पर क्या कहना चाहते हैं, भर्ती आएगी अभी कि अभी समय लगेगा? ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी इसमें विषय आया है, हमारे पास 40,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है कि होमगार्ड की भर्ती, और हम लोग प्रक्रिया में हैं। हम लोग नियमावली तैयार कर रहे हैं और नियमावली तैयार होते ही और इसे आगे कदम इसमें बढ़ाएंगे हम, और भर्ती भी होमगार्ड की होगी, लेकिन पूरे पारदर्शी तरीके से होगी। वो तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें लिखित परीक्षा भी होगी, फिजिकली भी होगा। जिस तरह से पुलिस में व्यवस्थाएं होती हैं उसी तरह से होमगार्ड की व्यवस्था भर्ती की होगी। सर होमगार्ड एक समय के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी भविष्य को लेकर क्या होती है? कोई योजना है जो जैसे पेंशन हो या कोई राहत? देखिए, होमगार्ड का जवान हमारा स्वयं सेवक है, लेकिन मैं कह सकता हूँ 17 के बाद में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, 2 बार दैनिक भत्ता बढ़ाया है। उससे पहले की अगर सरकारों की बात करें तो 10 दिन 15 दिन की उनकी ड्यूटी मिलती थी, पैसा बहुत कम मिलते थे। आज उनका 27-28 हज़ार रुपये मिलता है। दूसरा, हमने महंगाई भत्ते से उनको जोड़ा है। जब जब महंगाई बढ़ेगी स्वयं उनका भत्ता बढ़ जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। और एक भी दिन अब हमारे पास जॉब है, ड्यूटी है और जवान कम है। तो पहले अगर 10 दिन 15 दिन की ड्यूटी मिलती थी, अब हमारे पास ड्यूटी की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है। हमारे होमगार्ड के जवानों की हमारे पास कमी है, वो भी हम भर्ती की प्रक्रिया आगे नियमावली तैयार कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। सर, एक राजनेता के तौर पर ऐसे 3 काम जो आपको लगता है अभी भी पूरे नहीं हुए हैं और आने वाले समय में आप उनको पूरा करना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आगे आएं और समाज सेवा का भाव उनके मन में हो, ऐसे लोग आगे आएं। दूसरा, राजनीति में सब कुछ व्यापार या उद्योग ही नहीं है। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए ठीक रहेगा। आयु वित्तम कर्म च, आयु वित्तम कर्म च, विद्या निधनम वेव च। पहली लाइन में 5 चीज़ें हैं, आयु है, वित्त है, कर्म है, विद्या है और समय मरना सबका निश्चित है। दूसरी लाइन में है पंचे तान्यापि सृजयन्ते गर्भस्थानी देहिनम। ये 5 चीज़ें जिस समय जिस क्षण इस शरीर का गर्भ में धारण होता है उसी समय पे 5 चीज़ें तय हो जाती हैं। आयु कितनी होगी, धन कितना मिलेगा, काम क्या मिलेगा, पढ़ाई लिखाई कितनी, ये सब कुछ गर्भ में तय हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब गर्भ में तय है तो हमारा जब गर्भ में तय है तो हमारे बच्चों का भी गर्भ में तय है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ अपना जीवन को व्यतीत करें। और ये एक मेरा सबसे निवेदन भी रहेगा, सबका भाग्य कर्म में तय है और ये पूर्व संस्कार से है। इसलिए हम अच्छे कर्म करते हुए सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जिएं और अच्छे विचार लोगों को दें। अपना, हाँ, जहाँ हम हैं, जिस जगह पे हैं, एक उस कार्य क्षेत्र की नई पहचान एक क्या होनी चाहिए, ये मेरे मन में हमेशा हमेशा रहता है। और अपने विभाग के प्रति मैं चिंतन जरूर करता हूँ। उसी चिंतन में जो चीज़ें निकल कर आती हैं उस पर फिर अमल करता हूँ। तो सभी के लिए हाँ, जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ कैसे हम उस जिम्मेदारी को मानव सेवा के लिए कर सकते हैं, ये मेरा विशेष जोर रहता है इस बात पर। सर, राजनीति से हटकर अगर आपको वक्त मिलता है तो आपको क्या करना अच्छा लगता है? देखिए, राजनीति से अलग हट करके मैं काम करता हूँ। पहले तो मैं कैदियों के साथ संवाद करता था जी, लेकिन अब मैंने स्कूल में बच्चों के साथ संवाद शुरू कर दिया है। और बच्चों के साथ संवाद में करता हूँ, 2-3 विषय होते हैं। पर्यावरण होता है, क्योंकि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए पर्यावरण विषय जरूरी है। शुद्ध हवा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मिले, शुद्ध पानी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मिले। दूसरा, जेल से मुझे ये प्रेरणा मिली कि 85% नौजवान जेल में है, तो क्यों है जी, कहीं ना कहीं हमारा नौजवान भटक रहा है, तो वो भी एक विषय लेकर के हम नौजवानों के बीच में जाते हैं। दूसरा, एक वो उनको प्रेरणा देते हैं हम कि हर माँ बाप अपने खर्चों में कटौती करके बच्चों को पढ़ाता है कि हमारे बच्चों का भविष्य बने। उन बच्चों को अपने संवाद में एहसास कराते हैं कि आपके माँ बाप
आपके भविष्य के लिए कितने चिंतित रहते हैं, कितने अपने खर्चों में कटौती करते हैं, कितनी परेशानियां झेलते हैं, उसके बाद आपको भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। तो आपको भी अपने माँ बाप के प्रति ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप कितनी परिस्थितियां झेल करके हमें पढ़ाते हैं जी। तो ये भी एहसास हम बच्चों को कराते हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक विषय पे मैं जोर देना चाहूँगा नौजवानों के लिए, मोबाइल का इस्तेमाल गलत बातों के लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा है, हम अपने भविष्य हमारा कैसे बन सकता है उसके लिए हम उसका उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, न्यूज़ रूम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी दर्शकों का। जी, तो हमारे साथ थे धर्मवीर प्रजापति जी, बड़ी ही बेबाकी के साथ और सादगी के साथ हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। न्यूज़ रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।